प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 6 है और ये एग्जाम्पल AIEEE ने पूछा है। अब ये AIEEE का कौन सा एग्ज़ाम हुआ करता था? AIEEE के थ्रू NIT कॉलेज मिलते थे जब इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम आप देते थे। तो AIEEE एक तरह का इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम है। आपको अगर इंजीनियर बनना है तो AIEEE क्वालिफाई करो और NIT में सिलेक्शन ले लो। लेकिन अब जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका है, JEE हो चुका है, प्री और मेंस होते हैं उसके, तो NIT और IIT अब मिल चुके हैं। पहले अलग अलग हुआ करता था। अगर IIT का आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको IIT का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और NIT चाहिए तो आपको AIEEE का एग्ज़ाम देना होगा। लेकिन अब जो हो चुके हैं वो एक ही हो चुके हैं। JEE का दो, उसी के थ्रू आपको NIT मिलेंगे, उसी के थ्रू आपको IIT मिलेंगे। ठीक है भाई। तो AIEEE का अच्छे क्वेश्चन डिज़ाइन करता था ये भी, और अच्छे इसके एग्ज़ाम हुआ करते थे। तो इसने ही ये क्वेश्चन डिज़ाइन किया हुआ है। देखो हमसे क्या कह रहा है, अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ। चेन यूनिफॉर्म है, हर एक शब्द में कुछ छिपा हुआ है। यूनिफॉर्म का मतलब ये है कहीं से ऐसा नहीं है ज़्यादा मोटी है, कहीं से ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पतली है। एक यूनिफॉर्म चेन है। अगर यूनिफॉर्म ना कहता तब गड़बड़ी हो सकती थी, क्योंकि हो सकता था कहीं से चेन मोटी हो सकती थी, कहीं से पतली, जिसकी वजह से उसका जो वजन था हर जगह पर वो अलग अलग हो सकता था। लेकिन नहीं, यूनिफॉर्म चेन है तो इसका मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट पर जो वैल्यू है मास की वो फिक्स होगी। ये मसला है। हमसे कह रहा है अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 2 मीटर। चैन की पूरी लेंथ कितनी है? 2 मीटर है। हमसे कह रहा इज केप्ट ऑन अ टेबल। टेबल पर कुछ इस तरह से रखी हुई है, सच दैट अ लेंथ ऑफ 60 सेंटीमीटर हैंग्स फ्रीली फ्रॉम द एज। ये जो लेंथ है जो लटकी हुई है, लटकी हुई, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, जो लटका हुआ पार्ट है वो 60 सेंटीमीटर का, मैंने इसको जूम करके दिखा दिया। जो लटका हुआ पार्ट है वो कितना है? ये 60 सेंटीमीटर तक है लटका हुआ। ठीक है। आपसे कह रहा है टोटल जो मास है चेन का वो कितना है? 4 किलोग्राम है। तो आपसे कह रहा है व्हाट इज वर्क डन इन पुलिंग द एंटायर चेन। यहां खड़ा है कोई बंदा और चेन को खींच करके टेबल पर रखेगा। तो हमसे कह रहा तब बताओ टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, सीधा क्वेश्चन है, कहीं से घुमा नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा। आपको करना क्या? देखो, जब भी आपको वर्क निकालना होगा तो आपको फोर्स से मतलब है और डिस्प्लेसमेंट से मतलब है, यस और नो, और साथ में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच बनने वाले एंगल से मतलब है या नहीं? बिल्कुल है। तो हमसे कह रहा है कि हमें ऊपर को खींचना है, तो हम जो फोर्स लगाएंगे वो ऊपर की तरफ को लगेगा, तो फोर्स लगेगा इस पर ऊपर की तरफ को, और चैन भी ऊपर की तरफ को जाएगी, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी और फोर्स भी। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। इसलिए हम एंगल पर इतना ध्यान नहीं देंगे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे फोर्स कितना लग रहा है इस चैन पर, और साथ में हम ये देखेंगे कि फोर्स के साथ साथ हम ये देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसे खींचने के लिए। तो जरा ध्यान दो, आपको फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालने के लिए पहले मास पता होना चाहिए, मास कितना है। अब देखो जो लटका हुआ पार्ट है, पहला पूरी चेन देखो, पूरी चेन कितनी है? 2 मीटर लंबी है, जिसका वजन दे रखा है 4 किलोग्राम। तो पूरी चेन का वजन दे रखा है 4 किलोग्राम, लेकिन लटकी हुई चेन का वजन कितना ये नहीं पता। तो हम लटकी हुई चेन का वजन निकालेंगे। हम देखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर और लिखेंगे वेट। पहला मास निकालो, मास निकालने के बाद में वेट निकाल देंगे। मास ऑफ हैंगिंग चेन, जो लटकी हुई है उसका निकालना। अब देखो, आप देखो कि पर यूनिट लेंथ में कितना मास है, तो 4 किलोग्राम तो टोटल मास है, लेकिन पर यूनिट लेंथ का मतलब ये है कि आपको 4 किलो को 2 से भाग कर देना, तो ये पर यूनिट लेंथ का मास निकल कर आ जाएगा। मतलब 1 मीटर में इतना मास है, 1 मीटर चैन में इतना मास है। तो आपको पूछ लिया है 60 सेंटीमीटर में कितना होगा, क्योंकि लटका हुआ जो भाग है वो 60 सेंटीमीटर है। वो लटका हुआ भाग नीचे को जाने की कोशिश करेगा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो उस लटके हुए का ही तो, अब वो लटका हुआ जितना है वही तो नीचे को फोर्स लगाएगा। उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मुझे लटका हुई का मास देखना, तो लटका हुई का मास देखना, वो 60 सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर में तो इतना मास आ गया। अब 60 सेंटीमीटर में कितना मास होगा, मल्टीप्लाई कर दो। 1 मीटर का ये मास है, तो 60 सेंटीमीटर में कितना मास होगा? 60 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने कि भाई इतने में मुझे मास चाहिए 0.6 में। अगर 1.5 मीटर में मास चाहिए था तो 1.5 से मल्टीप्लाई करता। अगर मुझे 1.3 से मल्टीप्लाई करनी होती तो मुझे पता लग जाता 1.3
मीटर लेंथ का मुझे मास मिल गया, लेकिन यहाँ 60 सेंटीमीटर पूछा गया तो मैं 0.6 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 60 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं 0.6। तो 0.6 लेंथ में मुझे मास देखना है तो 0.6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 1.2 किलोग्राम। टोटल मास जो था चेन का वो था 2 किलोग्राम, और लटकी हुई जो चेन है उसका जो मास है वो है 1.2 किलोग्राम। ठीक है भाई, क्या ये वाली बात समझ ली आपने? बिल्कुल समझ ली। अब अगर मैं बात करूं कि इस पर फोर्स नीचे की तरफ को कितना लग रहा होगा, क्योंकि इसका अपना वजन है तो इस पर एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ को, तो वो फोर्स देखना चाह रहा हूं वो कितना लग रहा होगा। तो मैं ये कह सकता हूं फोर्स, या फिर आप ये कह सकते हो वेट। यहां पर फोर्स ना कह करके वेट कहो, वेट ऑफ द चेन। चैन का जो वेट होगा वो कितना होगा? 1.2 की जब भी आपको वेट बनाना होता है मास को, आपको g से मल्टीप्लाई कर देनी है। यहाँ पर g कह रखा है कि आप 10 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 12 न्यूटन। तो इसका मतलब ये हुआ चैन जो है वो 12 न्यूटन का नीचे की तरफ को फोर्स लगा रही है। इस फोर्स को ओवरकम करना, मुझे चैन को ऊपर को खींचना। तो अब ध्यान दीजिएगा, 12 न्यूटन का फोर्स लग गया। अब आपसे ये कह रहा है कि 12 न्यूटन का फोर्स तो लग रहा है इस पर नीचे की तरफ को, अब मुझे खींचना है ऊपर की तरफ को। देखो, व्हाट इज द वर्क डन इन पुलिंग, खींचने में मुझे कितना काम करना पड़ेगा पूरी चेन को। तो पूरी चेन का मतलब ये है लटके हुए हिस्से को खींचने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। अब देखो, इतना फोर्स लगा रही है चेन नीचे की तरफ को, और आपको पता है जब चेन फोर्स लगाती है तो वो CG पर लगता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। तो CG निकालो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो बिल्कुल बीच में होती है, 60 सेंटीमीटर पूरी है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गई 30 सेंटीमीटर पर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना हो गई? 30 सेंटीमीटर पर। अगर मैं ये कहूँगा कि मुझ पर जो है 10 न्यूटन का फोर्स नीचे को लग रहा है, तो 10 न्यूटन का फोर्स मेरे CG पर एक्ट कर रहा होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पार्ट होता है जहाँ पर फोर्स एक्ट करती है, या फिर आप ये कह सकते हो कि एंटायर मास ऑफ द बॉडी, आप ऐसा मान सकते हो कि एक पॉइंट पर लाई करता है, वो है आपका CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको कहते हैं। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इट मीन्स एक तरह का मिड पॉइंट, वो है ये 30 सेंटीमीटर पर, जहां पर फोर्स लग रही होगी। तो ठीक है, आपको पता है कि जो लेंथ आ चुकी है, इट मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? 30 सेंटीमीटर का। आपको खींचना है इसको, तो आपके पास S जो है वो 30 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 3/10 मीटर। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है गाइस वर्क डन। तो आपको पता है वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वर्क डन ये हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पर कोस वोस मत लगाओ, क्योंकि अगर आपने कोस लगा दी फिर आपको एंगल में प्रॉब्लम आएगी। अब देखो, जब मैं फोर्स लगा के खींच रहा हूँ तो उस फोर्स को ऊपर, डिस्प्लेसमेंट को ऊपर, लेकिन यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ को। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ को लग रहा है। अब मैं इसको खींचूंगा तो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर को होगा और मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स भी ऊपर को होगा। तो मैं उतना ही तो फोर्स लगाऊंगा जितना नीचे को बॉडी लगाने की कोशिश कर रही है, ताकि मैं इसको खींच पाऊँ। तो आपके पास Fs है, F की वैल्यू कितनी आई है आपके सामने, जरा बताओ? 12 न्यूटन। तो ये 12 न्यूटन ऐसे ही रह जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 30 सेंटीमीटर, इसको आप 0.3 कह दोगे। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 12 से 36 हो जाएगा 3.6 जूल। तो इतना वर्क करना पड़ेगा आपको उस चेन को कंप्लीट ऊपर खींचने के लिए, इतना वर्क। आप ये कह सकते हैं कि इतना वर्क जो है एक तरह से ग्रेविटी लगा रही है बॉडी को नीचे की तरफ को, और आपको इतना ही वर्क करना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में लाने के लिए। इट मीन्स ऊपर को आपको खींचने के लिए इतना ही वर्क करना पड़ेगा। यह है 3.6 जूल। ठीक है, आई होप आपने एक क्वेश्चन समझ लिया होगा। किसी को अगर प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, अपने डाउट क्लियर करने की कोशिश कर सकता है। अगर यहाँ पर कोस 180 लेना है या कोस 0 लेना है तो इसके ऊपर भी डिस्कशन कर सकता है कि यहाँ पर मैंने कोस 180 क्यों नहीं लिया या कोस 0 क्यों नहीं लिया, या फिर आप अगर लोगे भी तो बस वैल्यू प्लस और माइनस में आ जाएगी। तो इन सब चीज़ के पीछे भी आप डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन इसमें इतना ही था।
उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बस ये ध्यान देना है कि जो लटकी हुई चेन है इसका मास कितना है। मास निकालने के बाद में आपको वेट निकाल देना है कि उसका वेट कितना लग रहा होगा नीचे की तरफ को, और वेट जो लगता है वो लगता है मिड पॉइंट पर। तो मिड पॉइंट जो हुआ 60 का आधा मतलब 30 सेंटीमीटर पर हुआ। तो मिड पॉइंट आपको पता है, फोर्स आपको पता है, बस आप वर्क निकाल दीजिएगा। तो चैन को ऊपर खींचने के लिए इतना काम करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू सो मच।